वेलकम टू स्टडीफाई सक्सेस। तो हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। तो आज हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, लास्ट पार्ट है ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि प्रिवेंशन ऑफ फूड हम कैसे कर सकते हैं, हम अपने फूड को प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं। उसके हमने 10 मेथड्स देखे थे प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के। ये हमारे 10 मेथड्स हैं। अब हम इन सब 10 मेथड्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि हम अपने फूड को प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड हम देखेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय सन ड्राइंग और डिहाइड्रेशन। तो ड्राइंग और डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द फूड मटेरियल्स विच आर टू बी प्रिजर्व। जिस फूड मटेरियल को हम प्रिजर्व करना चाहते हैं उसमें से पानी का रिमूवल हो जाए, पानी को हटा दिया जाए, मतलब कि मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस कर दिया जाए। सन ड्राइंग रिड्यूसेस द वाटर कंटेंट। जो सन ड्राई, जो हम धूप में चीजों को सुखाते हैं उसमें से वाटर की कंटेंट कम हो जाती है, मॉइस्चर, वाटर को भी मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है और हमारा जो फूड मटेरियल होता है वो ड्राई होता है। और अगर हमारा फूड मटेरियल ड्राई हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा फूड स्पॉइल नहीं होगा, खराब नहीं होगा, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ड्राई फूड में ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है। वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, जैसे पालक, साग, मेथी लीव्स, कॉलीफ्लावर, पीस, प्रिजर्व्ड इन अवर होम्स बाय सन ड्राइंग मेथड। पहले आप उसको, अगर बाजार से कोई भी आप सब्जी लाते हो, स्पिनच, मेथी, पालक कुछ भी लाते हो, तो आप पहले उन्हें सुखाते हो, सन ड्राई करते हो, फिर आप उनको फ्रिज में रखते हो या आप उनको प्रिजर्व करते हो। क्यों? क्योंकि उसमें फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लगने के चांसेस कम होते हैं और हमारा फूड स्पॉइल नहीं होता। These dry vegetable can be stored safely for a long time। अगर आप इनको सन ड्राई करोगे, पानी की मात्रा को कम कर दोगे, तो वो लॉन्ग टाइम तक आपका फूड खराब नहीं होगा और आप उसको अच्छे से स्टोर कर सकते हो। ग्रेप्स आर प्रिजर्व बाय ड्राइंग टू मेक रेजिन्स। ग्रेप्स कैसे प्रिजर्व करते हैं? जो ग्रेप्स होते हैं उनको सुखा दिया जाता है और किशमिश बना दी जाती है। किशमिश का जो होता है, किशमिश कैसे बनती है? वो ग्रेप्स से ही बनती है। जब हम ग्रेप्स को सुखा देते हैं पूरा अच्छे से और फिर हम उसको प्रिजर्व करते हैं तो वो किशमिश हमारी बन जाती है। सेकेंड मेथड आता है हमारे पास प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय हीटिंग। हीटिंग से हम कैसे अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। हीटिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम स्पॉइलेज। फूड को खराब होने से बचाती है हीटिंग हमारी। अगर आप कोई चीज को गर्म करते हो अच्छे से तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें से भी नहीं होती है। सो सम फूड कैन बी प्रिजर्व जस्ट बाय हीटिंग। हीटिंग से हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, वी बॉयल मिल्क टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्पॉइलेज। हम अपने दूध को क्यों उबालते हैं? उसको खराब होने से उबालते हैं, खराब होने से बचाने के लिए हम दूध को उबालते हैं। जब हम दूध को गर्म करते हैं या उबालते हैं, देन द फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इट गेट किल्ड। जो फूड में जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। सो द बॉइल्ड मिल्क रिमेन गुड्स फॉर अ लॉन्गर टाइम। एक दो दिन आराम से चल जाता है आपका बॉइल्ड मिल्क और वो खट्टा भी नहीं होता और वो दूध फटता भी नहीं है। इसलिए हम अपने दूध को उबालते हैं। इसलिए हमें पता चला कि फूड को हम प्रिजर्व हीटिंग से भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड मेथड, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय कूलिंग। कि हम अपने फूड को रेफ्रिजरेटर में रखकर, फ्रिज में रखकर कूलिंग कर कर हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे कि हम हीटिंग से प्रिजर्व कर सकते हैं वैसे ही हम कूलिंग से प्रिजर्व कर सकते हैं। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो लो टेम्परेचर होता है, जब हम कूलिंग करते हैं टेम्परेचर लो हो जाता है, तो वो क्या करता है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, मतलब रोक देता है। सो द फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया डू नॉट ग्रो। स्पॉइलिंग बैक्टीरिया ग्रो नहीं होते और मल्टीप्लाई नहीं होते हैविंग लो टेम्परेचर पर। लो टेम्परेचर पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते और हमारा फूड सेफ होता है। Thus, when food is kept in a cold place like a refrigerator, जब भी हम फूड को ठंडी जगह पे रखते हैं या फिर फ्रिज में रखते हैं आपने, तो हमारा वो फूड जो है वो स्पॉइल नहीं होता और वो काफी समय तक फ्रेश रहता है। जैसे कि मिल्क, फ्लोर, नीडेड डो, जो हम आप आटा गूंद के रखते हो उसको फ्रिज में रखते हो ना। कुक्ड फूड, जैसे कि कोई सब्जी बच जाती है उसको भी आप फ्रिज में रखते हो। फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी आप फ्रिज में रखते हो। तो इसलिए हम रखते हैं क्योंकि वो कूलिंग होती है और कूलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करता है और स्पॉइलेज होने से बचाता है। फोर्थ मेथड आता है हमारे पास प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय डीप फ्रीजिंग। डीप फ्रीजिंग करने के बाद हम अपने फूड को प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं।
प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय डीप फ्रीजिंग मीन्स प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय एक्सेसिव कोल्ड। मतलब कि डीप फ्रीजिंग मतलब कि हम जैसे रेफ्रिजरेटर में तो हमारा टेम्परेचर क्या होता है 0 डिग्री, मतलब कि आइस बनती है 0 डिग्री पर डीप फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है, हम अपने फूड को प्रिजर्व करते हैं टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम करके, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। डीप फ्रीजिंग ऑफ फूड कैन बी डन बाय प्लेसिंग इट इन फ्रीजर कंपार्टमेंट, फ्रीजर में रखकर। और जो हमारे रेफ्रिजरेटर में स्पेशल होता है, डीप फ्रीजर रेफ्रिजरेटर आते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ रेफ्रिजरेटर आते हैं, तो उनमें हम अपने फूड को रखने से फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। जब हम अपने फूड को डीप फ्रीजर में रखते हैं जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम होता है, तो वो फ्रोजन फ्रोजन स्टेट में हो जाता है। फ्रोजन मतलब जम जाता है। तो बहुत कम टेम्परेचर पे जो फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती है, उनकी ग्रोथ नहीं होती और हमारा फूड बच जाता है। ड्यू टू दिस द फ्रोजन फूड रिमेन्स अनस्पॉइल्ड, स्पॉइल नहीं होता और काफी टाइम तक फ्रेश रहता है। फूड कैन बी फ्रोजन इन डीप फ्रीजर इवन फॉर मंथ्स के लिए भी हम रख सकते हैं। दिस फ्रोजन फूड कैन बी कुक्ड एंड ईटन वेन एवर नीडेड। जब भी हम अपने फूड को, जैसे कि फ्रोजन हो गया वो, जब भी हमारा मन मन करे, चाहे हफ्ते में चाहे 2 हफ्ते में, तो हम अपने फूड को बना के खा सकते हैं आराम से। डीप फ्रीजिंग मेथड होता है अपने फूड को प्रिजर्व करके रखने का ताकि वो खराब ना हो, जैसे कि मीट, फिश और उनके प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो आपको पता होगा कि फॉरेन कंट्रीज में जो ज्यादातर लोग होते हैं, जैसे उनके पास काम बहुत होता है, तो वो अपने फूड को डीप फ्रीजर में रखकर अपने फूड को प्रिवेंट होने से, स्पॉइल होने से बचाते हैं और अपने फूड को डीप फ्रीज करते हैं और उनका खाना महीने महीने तक चल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिफ्थ मेथड, बाय कॉमन सॉल्ट। मतलब कि हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या करता है, प्रिवेंट करता है फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ताकि हमारा फूड लंबे समय तक चल सके और हम अपने फूड को प्रिजर्व करें ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन पर ना हो। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट। जो मीट और फिश होती है उनको कवर करते हैं ड्राई सॉल्ट को, ताकि उन पे बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो। तो मीट और फिश जो होते हैं वो डू नॉट स्पॉइल इजीली, वो स्पॉइल मतलब कि खराब नहीं होती है, वो अच्छे तरीके से चल जाती है लॉन्ग टाइम तक। कॉमन सॉल्ट इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व फ्रूट सच एज रॉ मैंगोस। जो कच्चे आम होते हैं, लेमन, आंवला, जो आंवले की जब हम अचार बनाते हैं उसमें भी नमक डलता है। टैमरिन, इमली अगर हम चटनी की फॉर्म में रखते हैं, तो इससे क्या होता है, हम अपने फूड को प्रिजर्व करते हैं। कॉमन सॉल्ट डज नॉट अलाउ बैक्टीरिया और फंगस टू ग्रो ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रिजर्व्ड इन। तो कॉमन सॉल्ट हमारी हेल्प करता है कि हमारे फूड पे बैक्टीरिया या फंगस की ग्रोथ ना हो। तो एग्जाम्पल क्या है, इफ ripe mangoes are kept as such for some time, they rot and get spoiled। अगर आप अपने राइप मैंगोज को रखोगे काफी समय तक तो वो खराब हो जाएंगे, पर अगर आप रो मैंगोज को प्रिजर्व करोगे कॉमन सॉल्ट से इन द फॉर्म ऑफ पिकल, तो वो खराब नहीं होंगे। जैसे कि आप अचार खाते हो पिकल, तो वो क्या होता है, उसमें कॉमन सॉल्ट ऐड होता है, नमक ऐड होता है, तो वो खराब नहीं होता। इसलिए खराब नहीं होता क्योंकि कॉमन सॉल्ट प्रिवेंट करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को। ठीक है। नेक्स्ट आता है सिक्स मेथड हमारे पास, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय शुगर। कि हम चीनी से कैसे अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। शुगर एक प्रिजर्वेटिव है, जैसे कि जैम्स, जेलीज एंड फ्रूट्स। फ्रूट्स से जैम्स और जेलीज बनती हैं। तो फ्रूट्स के अंदर अगर आप चीनी मिलाओगे उनको अच्छे से, तो वो जैम और जेली बनेगी। जैम्स और जेली में क्या होता है, फ्रूट्स में चीनी मिलाई होती है। तो शुगर क्या करती है कि जो मॉइस्चर कंटेंट होता है फ्रूट्स के अंदर उसको कम कर देती है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं होती और जो हमारा फ्रूट है वो स्पॉइल होने से बच जाता है। फ्रूट्स जो हमारे जैम और जेलीज की फॉर्म में होता है वो प्रिजर्व करते हैं हम किसकी फॉर्म में, एप्पल, राइप मैंगो, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल एंड गुआवा। आपने देखा होगा इन सब के जैम्स मिलते हैं, इन सब की जेलीज आपको मिलती है। जैसे कि ऑरेंज जेलीज होती है, इसके जैम भी होते हैं, स्ट्रॉबेरी जैम भी आता है, पाइनएप्पल भी, गुआवा भी, एप्पल जैम भी आता है। तो हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं बाय मेकिंग जैम्स एंड जेलीज बाय द यूज ऑफ शुगर।
Fruits preserved in the form of food materials like jam and jellies can be stored safely for a considerable time and used later. तो आप इनको बाद में बहुत टाइम तक आप इनको रख सकते हो और कभी भी आप इनको यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेवंथ मेथड आता है बाय मस्टर्ड ऑयल एंड विनेगर। विनेगर मतलब सिरका, मस्टर्ड ऑयल तो आप घर में यूज करते ही हो। मस्टर्ड ऑयल एंड विनेगर वाइडली यूज करते हैं हम प्रिजर्वेटिव में, किसके लिए? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द पिकल्स, अचार में। अचार में मस्टर्ड ऑयल डलता है, कभी कभी अचार में सिरका भी डलता है। यूज ऑफ मस्टर्ड ऑयल और विनेगर प्रिवेंट्स द स्पॉइलेज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिकॉज फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया कांट लिव इन सच एन एनवायरमेंट। इस एनवायरमेंट में नहीं रह सकते हैं स्पॉइलिंग, जो बैक्टीरिया स्पॉइल करते हैं फूड को, वो इस एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते, इसलिए हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं बाय मस्टर्ड ऑयल एंड विनेगर। जैसे कि हम कौन क्या क्या यूज कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल एंड विनेगर यूज करते हैं अपने रो मैंगो, आंवला और लेमन के पिकल्स बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट एट्थ मेथड आता है बाय यूजिंग स्पेशल केमिकल एज प्रिजर्वेटिव्स। कुछ स्पेशल केमिकल्स होते हैं हमारे फूड को प्रिजर्व करने में। वो स्पेशल केमिकल्स, तीन स्पेशल केमिकल्स हैं हमारे पास, कौन कौन से? सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोइड एंड सिट्रिक एसिड। ये तीन स्पेशल केमिकल्स हैं जो कि हम प्रिजर्वेटिव्स के रूप में यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स में यूज करते हैं ताकि हमारा फूड खराब ना हो। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड एंड सोडियम बेंजोइड प्रिजर्व करते हैं जैम्स, जेलीज, जूसेस एंड स्क्वैशेस सो एज टू सेव फ्रॉम द स्पॉइलेज। खराब होने से बचाते हैं। किन किन को प्रिजर्व करती है? जैम्स को, जेलीज को, जूस एंड स्क्वैशेस। सिट्रिक एसिड हम यूज करते हैं अपने स्वीट्स में, जो मिठाइयाँ बनती हैं उनमें सिट्रिक एसिड यूज करते हैं। These special chemicals kill the food spoiling bacteria but they do not harm us. हम ह्यूमन बींग्स को वो हार्म नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं फूड के अंदर, हमारे फूड के अंदर जो बैक्टीरिया होता है उनको किल करते हैं, बस हमारे ह्यूमन बींग्स को, हमारी हेल्थ को हार्म नहीं करते हैं। ये तीन स्पेशल केमिकल्स जो कि हम प्रिजर्वेटिव्स में यूज करते हैं। नाइन्थ आता है हमारे पास बाय पॉस्चराइजेशन। पॉस्चराइजेशन एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लुइस पॉस्चर। इन्होंने एक अच्छा मेथड बताया था अपने फूड को प्रिजर्व करने का, और इनके नाम से ही हमारा पॉस्चराइजेशन नाम पड़ा। तो पॉस्चराइजेशन हम यूज करते हैं बिग मिल्क डायरीज में, और हीटिंग, ये कैसे होता है प्रोसेस? पहले हम हीट करते हैं और उसके बाद क्विक कूलिंग कर देते हैं, तो इस मेथड को बोलते हैं पॉस्चराइजेशन। मिल्क हम प्रिवेंट करते हैं पॉस्चराइजेशन प्रोसेस से। कैसे करते हैं हम? पहले हम मिल्क को हीट करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस तक फॉर अबाउट 50 to 30 सेकेंड्स, ताकि उनके अंदर जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाए। फिर नेक्स्ट दिस हॉट मिल्क इज कूल्ड वेरी क्विकली, बहुत जल्दी, मतलब उनको धीरे धीरे नहीं, बहुत जल्दी हम कूल कर देते हैं बहुत लो टेम्परेचर पर, ताकि जो उसके अंदर रिमेनिंग बैक्टीरिया है वो आगे फर्दर ग्रो ना हो सके। और फिर हम उस मिल्क को रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। पॉस्चराइज मिल्क होता है कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग। हम इसको फिर दोबारा, पहले हमने पॉस्चराइजेशन कैसे करती है? पहले हम अपने मिल्क को हीट करते हैं ताकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाए। फिर उस हॉट मिल्क को हम बहुत जल्दी से कूल कर देंगे ताकि वो जो बैक्टीरिया आगे फर्दर ना हो सके, ग्रो ना हो सके। फिर हम उसको कोल्ड जगह पे जैसे कि रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर देंगे। अब ये जो पॉस्चराइज मिल्क होता है इसको हम बिना उबाले, बिना बॉईल करे पी सकते हैं, और ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होता है। दिस मिल्क कम इन पैकेट्स, पैकेट्स में आते हैं, और ऑल्सो डू नॉट गेट स्पॉइल, खराब नहीं होते, आप इसको आराम से लंबे समय तक रख सकते हो, ये क्योंकि पॉस्चराइज मिल्क होते हैं। जैसे कि आपने मार्केट में देखा होगा जो पैकेट्स में आते हैं मिल्क, वो पॉस्चराइज मिल्क होता है। उनको फैक्ट्रीज में पॉस्चराइज करके आपको पैकेट्स में देते हैं ताकि आप उसको आराम से कंज्यूम कर सको। टेंथ हमारे पास आता है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय पैकिंग इन एयर टाइट पैकेट्स। उनको एयर टाइट पैकेट्स में पैक करने पर हमारा फूड प्रिजर्व रह सकता है। जैसे कि हमने देखा होगा हमारे ड्राई फ्रूट्स, इवन की वेजिटेबल्स भी जो मार्केट में आ रही हैं वो सील्ड आती हैं,
एयर टाइट पैकेट्स जो होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके अंदर ना पहुंचे और अटैक ना करे। दिस हेल्प इन ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू रिमेन अनस्पॉइल्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। काफी दिनों तक आराम से वो वेजिटेबल्स या ड्राई फ्रूट्स चल सकते हैं। ठीक है, ये हमने देखे 10 मेथड्स की हम अपने फूड को प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन। The process of converting nitrogen gas of atmosphere into the compounds of nitrogen is called nitrogen fixation. नाइट्रोजन फिक्सेशन हम किसे कहते हैं कि हम उस प्रोसेस को कहते हैं जब हम जो हमारे एयर में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है उसको हम कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में जो कि हमारे प्लांट्स कंज्यूम करते हैं उनकी ग्रोथ के लिए। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। The nitrogen gas is the free nitrogen, whereas the nitrogen compounds are said to be fixed nitrogen. जैसे कि जो हमें एयर में नाइट्रोजन मिलती है वो फ्री नाइट्रोजन होती है और हम उससे नाइट्रोजन कंपाउंड्स बनाते हैं जो कि हमारे नाइट्रेट्स होते हैं, जैसे कि उनको हम बोलते हैं फिक्स्ड नाइट्रोजन। जो हमारी एयर से मिलती है उसको बोलते हैं फ्री नाइट्रोजन, और जो हम खुद उसका प्रोसेस कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस से कन्वर्ट करती है उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस ऑफ एटमोस्फेयर या जो एयर बोलते हैं कैन बी फिक्स्ड। कैसे फिक्स्ड कर सकते हैं? बाय सर्टेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल। जो सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बाय राइजोबियम बैक्टीरिया। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स की। बाय ब्लू ग्रीन एल्गी। बाय लाइटनिंग। इन 4 प्रोसेस से हम अपनी नाइट्रोजन गैस जो हमारे एयर में प्रेजेंट है उसको हम फिक्स कर सकते हैं, उनको हम नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। द नाइट्रोजन फिक्सिंग राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि प्रेजेंट होता है रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे कि पीस, बीन्स एटसेट्रा, इन सब में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कि नाइट्रोजन गैस जो एयर में है उसको नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर लेता है। Rhizobium bacteria have symbiotic relationship with leguminous plants. Thus, some nitrogen fixing bacteria live freely in the soil. कुछ जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है वो आराम से फ्रीली होते हैं सॉइल में, और जो कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया ये रूट नोड्यूल्स में होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। कुछ सॉइल में होते हैं और कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास द नाइट्रोजन साइकिल। द सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट थ्रू लिविंग बीइंग्स जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल एंड नॉन लिविंग एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल इन नेचर। जो हमारे जो नाइट्रोजन एलिमेंट है वो उनका उसका जो सर्कुलेशन होते रहना लिविंग बीइंग से, प्लांट्स और एनिमल से नॉन लिविंग एनवायरनमेंट जैसे कि एयर, सॉइल और वाटर तक, तो हम उसको कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। फ्रॉम द एटमोस्फेयर नाइट्रोजन गैस इज यूज अगेन। तो हमारे पास एक ये जो हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल दी हुई है, जैसे कि नाइट्रोजन जो एलिमेंट होता है वो कैसे लिविंग बीइंग से नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में उसकी साइकिल चलती रहती है। ठीक है, वो कैसे चलती रहती है जो उसकी साइकिल होती है उसमें से जैसे कि हम पढ़ते हैं जो एटमोस्फेयर होता है, एटमोस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस है, एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है आप सबको पता है। फिर उसके बाद एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन गैस कहाँ गई, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं हमने पिछली स्लाइड में देखा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी जो होती है तो वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस जो फ्री होती है उसको फिक्स नाइट्रोजन गैस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे पास प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन गैस को लेते हैं और अपनी ग्रोथ में उनको हेल्प होती है, जैसे कि सॉइल से लेते हैं और उनकी ग्रोथ में हेल्प होती है। प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड्स को सॉइल में से अपनी रूट्स के थ्रू। ठीक है, द प्लांट्स कन्वर्ट द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन और फिर उसके बाद प्लांट प्रोटीन्स में कन्वर्ट करते हैं और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि प्लांट्स की बॉडी को मेकअप करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स जो खाए जाते हैं वो एनिमल्स जैसे कि ह्यूमन बींग्स होते हैं वो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपना खाना प्लांट से ही लेते हैं फूड के थ्रू। तो एनिमल्स जो होते हैं एनिमल्स भी प्लांट्स खाते हैं।
तो एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट प्रोटीन्स को कन्वर्ट करते हैं एनिमल प्रोटीन्स में, और अदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी बॉडी में बन रहे होते हैं। सम एनिमल्स ऑल्सो ईट अदर एनिमल्स, कुछ एनिमल्स अदर एनिमल्स को भी खाते हैं और उनसे भी नाइट्रोजन कंपाउंड्स कन्वर्ट होती है। तो एनिमल्स क्या करती है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स को ऑब्टेन करती है बाय ईटिंग प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स। फिर क्या होता है, जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन कंपाउंड्स होती है जैसे कि प्रोटीन्स, वो क्या होती है, डेड बॉडीज में उनकी प्रेजेंट होती है और वो डिकम्पोज हो जाती है सिंपल कंपाउंड्स में, किससे, बाय सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन द सॉइल। ठीक है। और फिर जो एनिमल एक्सक्रीशंस होती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं एनिमल्स के, वो कन्वर्ट होती है सिंपल कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में, और जो सिंपल कंपाउंड्स नाइट्रोजन की होती है वो सोयल में जाती है, और इसी तरीके से फिर दोबारा से वो जो कंपाउंड्स होते हैं वो प्लांट्स लेते हैं और अपनी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन साइकिल है ये रिपीटली और एंडलेसली चलती रहती है, इसका रिपीटेशन होता रहता है। और सम ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, जो कुछ कंपाउंड्स होते हैं नाइट्रोजन के, वो डिकम्पोज होते हैं कैसे, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से, जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और नाइट्रोजन गैस फॉर्म करती है। ये जो नाइट्रोजन गैस होती है ये वापिस से एटमॉस्फेयर में जाती है जहां से हमें शुरू से मिली थी, और हम इसी प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ऑफ फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है। इस तरीके से नाइट्रोजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर से रिमूव होती है और एटमॉस्फेयर में ही वापस चली जाती है। ठीक है। क्या देखा हमने, सबसे पहले हमने देखा कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लेते हैं, जैसे कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो लेते हैं। उसके बाद जो होती है, जो बैक्टीरिया होते हैं उनको टर्न करते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में। फिर उसके बाद जो कंपाउंड्स है नाइट्रोजन वाले, जो सॉइल में कंपाउंड्स है, वो बैक्टीरिया टेक अपटेक बाय प्लांट्स लेते हैं। और प्लांट्स को कौन खाता है, एनिमल्स खाते हैं। एनिमल्स अगर जब उनकी डेथ हो जाती है, एनिमल्स की वो मर जाती है, तो उसके बाद उनको डिकम्पोजिशन करने में वो सॉइल में ही चले जाते हैं, उनके जो बैक्टीरिया होते हैं उनके जो सॉइल में ही चले जाते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड। और नाइट्रोजन कंपाउंड्स फिर से बैक्टीरिया टर्न करती है गैसियस नाइट्रोजन में, और फिर से वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चले जाते। इस तरीके से ये हमारी साइकिल चलती रहती है एंडलेसली। ठीक है। फ्रॉम द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन गैस इज यूज्ड अगेन ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन, and the nitrogen cycle is repeated in nature again and again. As a result of nitrogen cycle in nature, the percentage of nitrogen gas in द एटमोसफियर रिमेन कांस्टेंट। जैसे कि ये जो साइकिल चलती रहती है, पहले नाइट्रोजन गैस सोइल में जाती है, सोइल से फिर बैक्टीरिया टर्न करती है, फिर तो ये नाइट्रोजन गैस की जो कॉम्पोजिशन है, उनकी परसेंटेज है हमारे एटमोसफियर में, वो कांस्टेंट रहती है, ना कि ना ज्यादा कम होती है ना ज्यादा ज्यादा हो जाती है। तो ये हमारी नाइट्रोजन साइकिल है। ठीक है। तो हमारा चैप्टर फिनिश हो गया, ये चैप्टर नंबर 2। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। इफ यू वांट द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, गो टू द ग्रुप डिस्क्रिप्शन एंड डाउनलोड द स्टडीफाई सक्सेस ऐप टू एक्सेस द नोट्स। थैंक यू। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।